परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें एक्सप्लेन द थियरीज ऑफ कंजम्पशन में आता है, थर्ड एंड। द परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस was developed by Milton Friedman, underline करें, in 1957, and it is a departure from the earlier two analysis. Departure मतलब अलग है ये, इसमें इन्होंने परमानेंट इनकम पे फोकस किया है। द एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस एंड द रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस रिलेटेड कंजम्पशन टू द इंडिविजुअल फैमिलीज करंट इनकम। अभी तक क्या हुआ था, इन्होंने सिर्फ अंडरलाइन करो इंडिविजुअल फैमिली की करंट इनकम पे फोकस किया था, लेकिन जो परमानेंट इनकम करंट इनकम पे फोकस किया था, इसमें परमानेंट इनकम पे फोकस किया जाएगा। द लेवल ऑफ करंट कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन द कंज्यूमर्स परमानेंट इनकम, नॉट ऑन द करंट इनकम। यानी ये किस पे डिपेंड करेगा, परमानेंट इनकम पे, करंट इनकम पे डिपेंड नहीं करेगा। फ्राइडमैन्स थियरी ऑफ कंजम्पशन पोस्टुलेट्स दैट कंजम्पशन करंट कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ परमानेंट इनकम। यानी C इज इक्वल टू वाई एफ वाई पी लिखा है, वाई पी का मतलब परमानेंट इनकम को वाई पी लिखा गया है यहाँ पे। नाउ इट मीन्स दैट C इज इक्वल टू के वाई पी, के हमारा फैक्टर है जिसको हम ऐसा मानते हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा एक तरह से। द हाइपोथेसिस आर्ग्यूज दैट बोथ इंडिविजुअल इनकम एंड कंजम्पशन हैव टू पार्ट्स, एक परमानेंट और दूसरा ट्रांजिटरी। फ्राइडमैन डिवाइड्स द करंट मेजर्ड इनकम, दैट इज इनकम एक्चुअली रिसीव्ड, इनटू टू, एक परमानेंट इनकम और दूसरी है तुम्हारी ट्रांजिटरी इनकम, यानी टोटल वाई एम लिखा है। जो इनकम है मेजर्ड इनकम, करंट मेजर्ड इनकम, वाई एम यानी मेजर्ड इनकम, वो वाई पी यानी परमानेंट इनकम और वाई टी यानी ट्रांजिटरी इनकम पे डिपेंड करता है। अब सवाल, परमानेंट इनकम यानी क्या, उसको अपने मीन इनकम बोलते हैं। मीन इनकम डिटरमाइंड बाय द एक्सपेक्टेड और एंटिसिपेटेड इनकम टू बी रिसीव्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी जो फ्यूचर में मिलेगी वो इनकम, और वो कंटिन्यूसली मिलती रहेगी, ये इनकम चेंज नहीं होगी। जबकि ट्रांजिटरी इनकम वो अनएक्सपेक्टेड या तो अनएंटिसिपेटेड या विनफॉल राइज एंड फॉल, ये शायद इनकम हो सकती है, हो भी और ना भी हो। जैसे लॉटरी में या तो रेस में जीतना या शेयर मार्केट से एप्रिसिएशन पाना। परमानेंट इनकम और एक्सपेक्टेड लॉन्ग टर्म एवरेज इनकम इज अर्न एंड फ्रॉम बोथ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन वेल्थ। जो परमानेंट इनकम है वो ह्यूमन वेल्थ, इंसान अपनी मेहनत से, नॉन ह्यूमन वेल्थ इसका मतलब अपने पास जितनी भी धन दौलत है उसके अंदर से कमाता है वो। द इनकम अर्न फ्रॉम ह्यूमन वेल्थ विच इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल refers to the return on income derived from selling households labor service। लिखा है खुद, अंडरलाइन करो, सेलिंग हाउसहोल्ड लेबर सर्विस, यानी अपने खुद अपनी सर्विस किसी को देके वो इनकम कमाते हैं। जबकि नॉन ह्यूमन वेल्थ कंसिस्ट ऑफ टेंजिबल असेट्स जैसे सेव्ड मनी, डिबेंचर, इक्विटी शेयर, रियल एस्टेट और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये सब इसमें आते हैं। द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग परमानेंट इनकम इज एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ इनकम्स एंटिसिपेटेड फ्रॉम ऑल ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन वेल्थ। ये जो अप्रोक्सीमेशन किया गया है, मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग परमानेंट इनकम इज एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ इनकम्स एंटिसिपेटेड फ्रॉम ऑल, यानी सब इनकम आ गई इसके अंदर, ह्यूमन भी और नॉन ह्यूमन भी। अब इसका मतलब लेबर इनकम प्लस इनकम एंटिसिपेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो हम फ्यूचर में कमा सकते हैं वो। इफ ऑल मटेरियल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ इनकम आर ट्रीटेड एज वेल, तो इसका मतलब हम इसको WR लिखेंगे, वाई पी इज इक्वल टू, जिसमें W का मतलब होता है ओवरऑल वेल्थ और R का मतलब उसमें से मिलने वाला रिटर्न, यानी YP हो गया तुम्हारा परमानेंट डिस्पोजेबल इनकम। याद रखो डिस्पोजेबल इनकम कल भी समझाया था कि आफ्टर टैक्स जो मिलता है वो। सिमिलरली ही डिस्टिंग्विशेस बिटवीन परमानेंट कंजम्पशन एंड ट्रांजिटरी कंजम्पशन, ये दोनों को अलग अलग किया गया। ट्रांजिटरी कंजम्पशन में भी रिगार्डेड एज द अनएंटिसिपेटेड स्पेंडिंग, ये आगे भी जैसी इनकम वैसा स्पेंडिंग है, जैसे वैसा ही कंजम्पशन। जैसे कि अगर इनकम रेगुलर है तो परमानेंट में आएगी, लेकिन इनकम अगर रेगुलर नहीं है, कभी भी हो सके वैसी, तो वो ट्रांजिटरी में आएगी। ऐसे ही कंजम्पशन अगर रेगुलर तरह का है, जैसे घर चलाना, वो तुम्हारा परमानेंट में आएगा। लेकिन ये ट्रांजिटरी में
कभी भी कोई बीमारी आ जाना, ये सब। 10 measured consumption is the sum of permanent and transitory components of consumption, यानी C is equal to CP plus CT। अब ये जो CP है वो डिपेंड करता है KYP, यानी वो परमानेंट इनकम पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे K याद रखना, प्रपोर्शन ऑफ परमानेंट इनकम दैट इज कंज्यूम, कितने परसेंटेज इनकम आप स्पेंड करते हो, ये MPC के इक्वल हो गया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के इक्वल हो गया ये। अब द प्रपोर्शन ऑफ और फ्रैक्शन K of permanent income that is consumed depends upon the factors, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कल अपने जो सीखा था फैक्टर्स के अंदर वो है। फिर प्रपोर्शन ऑफ नॉन ह्यूमन वेल्थ टू ह्यूमन वेल्थ, अगर किसी के पास खुद के पास क्वालिफिकेशन ना हो लेकिन बाप दादा की बहुत ज्यादा धन दौलत है तो वो भी पैसा ज्यादा खर्च करेगा ऐसा। एंड डिजायर टू एड वंस वेल्थ, और उसमें एडिशन कितना करना चाहता है वो इंसान, जो वेल्थ को बढ़ाना कितना चाहता है। दस रीराइटिंग द कंजम्पशन फंक्शन बेस्ड ऑन फ्राइमेंस परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस वी हैव CP, यानी कंजम्पशन जो परमानेंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो के, और ये के I W और U है। I का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, W का मतलब नॉन ह्यूमन वेल्थ टू ह्यूमन वेल्थ का प्रपोर्शन, और U का मतलब होता है कितने हम एडिशन करते हो उसके अंदर वो, और वो YP डिसाइड करता है। YP भी ये डिसाइड करेगा कि CP कितना होगा। अब इसी को अपने ये डायग्राम के अंदर बताया देखो इसमें M Q और N ये तीन अलग अलग चीजें लिखी है। C इज इक्वल टू वाई, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, ये 45 डिग्री वाली लाइन है, वो 45 डिग्री पे आपको लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे CS जो लिखा है वो शॉर्ट रन कंजम्पशन है, और CL जो लिखा है वो तुम्हारा लॉन्ग रन का है, राइट। अब CS अपने आगे कल देखा था वो A इज इक्वल टू CS इक्वल टू A प्लस बी वाई एम, यानी मेजर्ड इनकम, और B जो है वो नॉर्मली MPC अपने लिखते थे। अब देखो शॉर्ट रन कंजम्पशन नीचे जो आपको CS इज इक्वल टू A प्लस बी वाई एम के अंदर लिखा है वो शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन कर्व्स are flatter as compared to the long run consumption function curve, indicating that the short run marginal propensity to consume is lower than long run marginal propensity to consume। short run marginal propensity हमेशा लोअर होती है, अभी जब ने देखा, राइट। इसके बाद में लॉन्ग रन जो कंजम्पशन फंक्शन है हैज अ जीरो इंटरसेप्ट, जीरो इंटरसेप्ट का मतलब द कंजम्पशन एट जीरो इनकम, whereas short run consumption function has an intercept A is equal to 0 C0 O C0, राइट। ये दिख रहा है ना 0 और C0। लॉन्ग रन के अंदर आप क्या देखोगे, अगर इनकम नहीं है तो कंजम्पशन भी जीरो, लेकिन शॉर्ट रन के अंदर ऐसा नहीं होता, इनकम ना भी हो तो भी कंजम्पशन कुछ करना पड़ेगा। कितना कंजम्पशन करना पड़ेगा, जीरो इनकम पे भी OC0 जितना, डायग्राम में देखो OC0 जितना कंजम्पशन तुमको करना पड़ेगा जीरो इनकम पे लेवल के ऊपर भी। द टू फंक्शंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए, ये दोनों फंक्शन कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ए पॉइंट के ऊपर। अब मैं आपको बताऊं, देखो इसके अंदर इंटरसेक्शन कैसा है, CS और CL दोनों ए पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी शॉर्ट रन का कंजम्पशन फंक्शन और लॉन्ग रन का दोनों, बराबर। और उस जगह पे तुम्हारा जो परमानेंट इनकम का लेवल है वो तुम्हारा बनता है कौन सा, OM लेवल बनता है, राइट। नीचे देखो OM लेवल, ये तुम्हारी परमानेंट इनकम है। देन in order to compare the two consumption functions let us measure income rise to ON। अभी समझो मैंने इनकम को OM से ON कर दिया, देखो नीचे डायग्राम में हमने क्या किया, इसको OM से ON किया, सुन लो। राइट। अब इसके बाद OM से हमने ON किया इन सब्सिक्वेंट ईयर एंड द रिजल्ट ऑफ इट द परमानेंट इनकम राइजेस टू OQ। अब परमानेंट इनकम कितनी बढ़ जाती है, देखो ये तुम्हारी टोटल इनकम है, बात समझो, ये मेजर्ड इनकम है ने वो तुम्हारी कितनी इंक्रीज हो जाती है, ON हो जाती है, लेकिन उसके अंदर परमानेंट इनकम कितनी है तुम्हारी, OQ, ये तुम्हारी परमानेंट इनकम है। इन बोथ द केसेस कंजम्पशन राइसेस फ्रॉम OC1 टू OC2, दोनों ही केसेस के अंदर OC1 से OC2। देखो अगर मैं ON करता हूँ, OM से ON,
तो ON के ऊपर आप देख सकते हो OC2 दिख रहा है, OC2 दिख रहा है, और इसके बाद OQ की बात करें तो इसके अंदर कितना दिख रहा है, OC1 दिख रहा है, बराबर ने। ये तुम्हारा कंजम्पशन लेवल है। पहले अगर मैं Q से N की तरफ जाता हूँ, ध्यान देना बराबर से मेरी बात पे, अगर मैं OM, पहले OM के ऊपर था, समझो पहले मैं कौन से लेवल पे था, OM के ऊपर, तब मेरा कंजम्पशन था OC1, जो समझाने की बात है वो ये है। और जब OQ हो जाता है तब OC2 हो जाता है, समझे। तो यहाँ पे कंजम्पशन कितना इंक्रीज हुआ तुम्हारा, C1 C2 जितना तुम्हारा कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है। हाउएवर इफ द मेजर इनकम स्टेज एट ON ईयर आफ्टर ईयर देन द कंजम्पशन विल शिफ्ट टू पॉइंट B। लेकिन हम हमेशा क्या मानते हैं, परमानेंट इनकम पे डिपेंड करता जाते हैं, लेकिन जो मेजर इनकम है वो एक साल ON रही, दूसरे साल भी ON, तीसरे तो वही परमानेंट हो जाएगी ना, क्योंकि अगर एक से बाद दूसरा तीसरा चौथा साल बढ़ता जाएगा और इनकम सेम रहेगी तो वो परमानेंट हो जाएगी। तो अभी मैंने क्या सपोज किया इसके अंदर कि पहले तुम्हारी इनकम थी OM लेवल के ऊपर थी पहले इनिशियल इनकम, तब तुम्हारा कंजम्पशन था कितना, OC1 लेवल के ऊपर, राइट। अब तुमने ये देखा कि तुम्हारी टोटल मेजर्ड इनकम ON है, लेकिन इसमें से जो परमानेंट इनकम है वो OQ है। ON क्या है, इस साल की यानी आने वाले साल की, जो आने वाला साल है उसके अंदर इस साल की इनकम ON, बराबर ने। तो हमने ये सोचा कि अगर ON इनकम है तो ON इनकम के अंदर से OQ तुम्हारी परमानेंट इनकम है। अगर ये परमानेंट इनकम है तो परमानेंट इनकम के वक्त तुम्हारा कंजम्पशन लेवल परमानेंट इनकम डिसाइड करेगी। तो हमने देखा कि OC1 से OC2 की तरफ तुम गए, राइट। लेकिन यही इनकम अगर हर साल कंटिन्यू रहेगी तो फिर कंजम्पशन वापिस क्या हो जाए, वापिस क्या बढ़ जाएगा। देखो ON इनकम परमानेंट अगर हो गई तो तुम्हारा BN दिख रहा है, BN बराबर है, वो BN तुम्हारा हमेशा का कंजम्पशन हो जाएगा, जो BN यहाँ पे लिखना है, बराबर ने। साइड पे लिख दो परमानेंट कंजम्पशन यानी CP, B लिखा है ना, पॉइंट B, जहां पॉइंट B लिखा है वहां पे लिख दो परमानेंट कंजम्पशन कितना हो जाएगा, BN हो जाएगा फिर हमेशा के लिए। ओके, टॉपिक 3 पेज नंबर 18, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी। थोड़ा स्लोली देखना इसको, बहुत सिंपल है ये। इंटरेस्ट रेट इज प्योरली मॉनेटरी फेनोमेनन, यानी इंटरेस्ट सिर्फ मनी सप्लाई पे डिपेंड करता है, मतलब ये हुआ। एक्सप्लेन द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी इज एक्सप्लेन बाय केन्स। मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस, पहले लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब क्या, लोग कैश हाथ पे रखना चाहते हैं, दैट इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस। वो सारा पैसा खर्च नहीं करेंगे या इन्वेस्ट नहीं करेंगे या सेव नहीं करेंगे, पर कुछ पैसे हाथ में रखना चाहते हैं। लिक्विडिटी प्रेफरेंस रिफर्स टू the desire of the people to hold money as assets because it is the most liquid form of assets। कैश को अपने क्या बोलते हैं, सबसे लिक्विड फॉर्म बोलते हैं। कोई भी चीज को अपने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कैश में कन्वर्ट करें। जो चीज बनाते उसको कैश में कन्वर्ट करें, जो चीज बेचते उसको कैश में कन्वर्ट करें, पर कैश फाइनल एसेट है, सबसे लिक्विड। तो उसको हम एन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म ऑफ एसेट विदाउट यूजिंग इट्स वैल्यू एट एनी टाइम। उसकी कीमत कम नहीं होती, मैं रियल वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, जो फेस वैल्यू है उसकी वो कम नहीं होती। यानी पैसे से कोई भी चीज के अंदर खरीदा जा सकता है, कोई भी चीज को खरीदा जा सकता है, और पैसे को किसी भी दूसरी एसेट के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, बराबर में। द कंसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस इंप्लाइज दैट पीपल हैव स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर लिक्विडिटी। लोग कैश मांगते हैं, सो दे प्रीफर टू होल्ड वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश। वो लैंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे लेकिन फिर भी कैश तो रखेंगे, बिल्डिंग में इन्वेस्ट करेंगे लेकिन कैश तो रखेंगे, गोल्ड मशीन्स बोन्ड सब में। अब रेट ऑफ डिटर्मिनेंट्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स कौन से, तो दो चीजें,
सप्लाई ऑफ मनी और एक डिमांड ऑफ मनी। डिमांड फॉर मनी होता है, सप्लाई ऑफ मनी होता है। अब सप्लाई ऑफ मनी, केन्स ने ऐसा माना कि सप्लाई ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए देखो सामने डायग्राम देख रहे हो, स्ट्रेट लाइन है वर्टिकल। इसका मतलब तुम रेट ऑफ इंटरेस्ट को कितना भी चेंज करो, मनी सप्लाई के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मनी सप्लाई मार्केट डिसाइड नहीं करता, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, अकेली गवर्नमेंट के पैसा मार्केट में कितना जाएगा। Keynes has assumed that at a given time, supply of money is kept constant by monetary authority. अंडरलाइन करो इसको। अब अपने इंडिया में मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है? तो आरबीआई। तो सप्लाई ऑफ मनी को वो कांस्टेंट रखती है, वो चेंज नहीं करेगी। सो सप्लाई ऑफ मनी कर्व इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ओआर से OR1 हुआ या फिर OR से OR2 हुआ, एक जगह पे इंक्रीज हुआ एक जगह पे डिक्रीज हुआ, लेकिन सप्लाई ऑफ मनी तुम्हारी ओएम की ओएम रहती है, वो चेंज नहीं होती है। राइट, ये सिंपल था एकदम बराबर। लिक्विडिटी का प्रेफरेंस क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो सबसे ज्यादा कैश में कन्वर्टेड जो फॉर्म है वो सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म माना जाता है। फिर डिमांड फॉर मनी, पीपल डिमांड मनी, यानी पीपल प्रीफर लिक्विडिटी टू सैटिस्फाई 3 मोटिव्स। 3 अलग अलग मोटिव्स है तुम्हारे पास। एक है तुम्हारा ट्रांजेक्शन मोटिव जिसको एमडीटी बोला जाता है, एक है तुम्हारा प्रिकॉशनरी मोटिव एमडीपी बोला जाता है, और एमडीएसपी यानी स्पेक्युलेटिव मोटिव। ये नाम जितने कंफ्यूजिंग है ना, इतना इजी है इसको पढ़ना। देखो ट्रांजेक्शन मोटिव यानी ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी। अकॉर्डिंग टू दिस मोटिव पीपल प्रीफर द लिक्विडिटी बिकॉज देयर इज अ गैप बिटवीन अर्निंग ऑफ इनकम एंड स्पेंडिंग ऑफ इनकम। पैसा आने में और खर्च करने में टाइम लगता है बराबर। यूजुअल इनकम इज अर्न्ड वंस और एक्सपेंडिचर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करना पड़ता है। पैसे आ जाएंगे लेकिन खर्चा रोज होता है। सो पीपल होल्ड कैश टू मीट देयर नीड्स of day-to-day transactions so as to bridge the gap between income and expenditure। तो अपने पास कैश इसलिए अपने रखते हैं कि जिससे हम जो ट्रांजेक्शन हम करेंगे डे टू डे वो हम आसानी से कर पाए। सो द ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी इज अ फंक्शन ऑफ इनकम ऑफ द पीपल। इट मीन्स एमडीटी इज इनकम इलास्टिक, यानी ये एमडीटी किस पे डिपेंड करती है? इनकम पे डिपेंड करती है। इनकम इलास्टिक अंडरलाइन करो, एमडीटी इज इनकम इलास्टिक, ये अंडरलाइन करना। अब आता है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशन के लिए मतलब फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे? प्रिकॉशन अगेंस्ट कौन कौन से? अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर इन फ्यूचर और टू मीट अनफोर्सिन कंटिजेंसीज। कंटिजेंसीज मतलब कोई भी ऐसी चीज ने जो एकदम से सामने आ जाए, आकस्मिक के बारे में। फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट, सिकनेस, डेंजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब जो है ना वो तुम्हारी कंटिजेंसीज है। लाइक ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी, द प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी इज ऑल्सो इनकम। अंडरलाइन करो, इनकम इलास्ट, ये इनकम पे डिपेंड करता है। इनकम बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा बराबर। सो केन्स हैज कंबाइंड, अब इन दोनों डिमांड को केन्स ने M1 बना दिया, M1 दोनों को। अब M1 यानी एमडीटी और एमडीपी दोनों का प्लस कर दें बराबर ने। 10 M1 इज इक्वल टू L1Y, यानी लिक्विडिटी फंक्शन है पर वो किस पे डिपेंड करता है? Y यानी इनकम पे डिपेंड करता है। L1 लिखा क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी है, और Y लिखा है क्यों? क्योंकि वो इनकम, इसलिए M1 इज डिपेंडेंट ऑन इनकम। अंडरलाइन करो ये भी। इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी इंटरेस्ट इन इलास्टिक, ये इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए ये भी अंडरलाइन करो, इंटरेस्ट इन इलास्टिक ही है। सो M1 डज नॉट चेंज विथ चेंज इन इंटरेस्ट। तो ये डायग्राम के अंदर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अप टू 15% भी चला जाएगा तो भी M1 इंटरेस्ट इन इलास्टिक रहेगा, लेकिन अगर अबव 15% रहेगा तो M1 थोड़ा सा इंटरेस्ट इलास्टिक हो जाएगा। और फिर लोग क्या करेंगे? मार्केट में से सप्लाई धीमे 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 जो डिमांड फॉर मनी है ना वो M1 XY एक्सिस की तरफ बेंड करेगा, लेकिन अप टू अ सर्टेन लेवल वो सेम रहेगा। और याद रखो ये 15% जितना इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं होता, इतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन पे हो सकता है, सेविंग्स पे नहीं होता ये। अब स्पेक्युलेटिव मोटिव या स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी। The speculative demand for money means the desire of the people
to hold the cash so as to take, underline करो, the advantage of changes in the rate of interest. ये हम एडवांटेज लेना चाहते हैं, दूसरी लाइन, द रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो चेंज आता है उसके कारण। तो यहाँ पे स्टोर ऑफ वैल्यू, ऊपर क्या है पता है, ऊपर जो दो फंक्शन तुमने देखे ना उसमें स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज था। इसमें मनी का दूसरा फंक्शन काम करता है, ये है स्टोर ऑफ वैल्यू। टू एक्सप्लेन दिस, केन्स हैज टॉक्ड अबाउट इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन बॉन्ड। बॉन्ड यानी एक डिपॉजिट जिसके ऊपर तुम इंटरेस्ट कमाते हो। He also said that there is inverse relationship between interest and bond prices. It means when interest rate increases, interest rate बढ़ेगा तो bond price fall हो जाएगी। So people purchase more bonds. तो लोग ज्यादा bonds खरीदेंगे। So the speculative money demand for money will fall. तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। The opposite will happen in case when interest rate declines. According to Keynes, the speculative demand for money is inversely related, underline करो, inversely related with interest rates. इंटरेस्ट रेट के अपोजिट है ये। तो आप देख सकते हो इसके अंदर ये लिक्विडिटी ट्रैप बहुत समझना है, 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, अकेला लिक्विडिटी ट्रैप। वो थोड़ा सा ही पूछा जाएगा आपको, वो यहाँ पे सामने आपको समझा रहा हूं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट समझो R1 के ऊपर है, पहले अपने ऐसा समझे रेट ऑफ इंटरेस्ट और M2 के बीच में रिलेशनशिप अपने को समझनी है। M2 कर्व्स स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये इनवर्स रिलेशनशिप बता रहा है। जब ओवर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी सबसे ऊपर, तब डिमांड फॉर मनी जीरो थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो डिमांड फॉर मनी है ही नहीं, स्पेकुलेशन करेंगे क्यों, इतना ज्यादा तो रेट मिलता, बराबर। फिर उसके बाद में जब OR1 हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम हुआ तो OM1, फिर सब्सिक्वेंटली OM2 और OM2 हो जाएगी जब OR2 होगा। When rate of interest falls, यहाँ से आपको लिक्विडिटी ट्रैप समझाना है। When the rate of interest falls to OR3, the speculative demand for money becomes perfectly elastic. ये डिमांड फॉर मनी कैसे हो जाएगी, परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगी। इसी को अपने क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं। सो पीपल प्रीफर मनी टू बॉन्ड्स। अपने क्या करना है, ये डायग्राम के साथ में 2.5 मार्क्स के क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देना है। द टोटल डिमांड फॉर मनी M इज इक्वल टू M1 प्लस M2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम टोटल डिमांड फॉर मनी को देखें कि जो L1 है, ध्यान देना, L1 वो किस पे डिपेंड करता है, इनकम इलास्टिक है। लेकिन जो L2 है वो R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अब हमको इसमें इक्विलिब्रियम लाके दिखाना है, हमको इक्विलिब्रियम लाना है। देखो ध्यान देना, तुमने दो डिमांड देखी, बराबर से समझना। पेज टर्न करो, पीछे जाओ, देखो पहली जो डिमांड थी ने, वो डिमांड तुम्हारी M1 थी। M1 में तुम्हारी डिमांड सेम रहती है, बराबर। दूसरी डिमांड का जो कर्व था वो तुम्हारा M2 था, वो Y एक्सिस के बिल्कुल जुड़ा हुआ है, टच्ड। लेकिन इन दोनों को प्लस करके तुमको एक कर्व बनाना है, जो तुमने नेक्स्ट पेज पे देखा। देखो वो Y एक्सिस के ऊपर टच नहीं हुआ, थोड़ा अलग हुआ। कारण क्योंकि M1 और M2 का प्लस है, ये यहाँ पे टच नहीं है Y एक्सिस के ऊपर। जहाँ R1 लिखा है वहां टच नहीं है, वो उसके ऊपर भी टच नहीं है, वो थोड़ा अलग रखना है। इसके पीछे का कारण दोनों डिमांड एक साथ में मिली तो पहली डिमांड स्ट्रेट रहती है, दूसरी डिमांड चेंज होती है, तो दोनों का मिक्सचर करेंगे तो ये थोड़ी बाहर की तरफ जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा अलग ड्रॉ करना है, समझ लेना। According to Keynes, the equilibrium rate of interest will be determined when demand for money and supply of money are equal. The supply of money is determined by monetary authority. It is dependent of rate of interest, so it is vertical line. Supply कभी भी चेंज नहीं होती, इसलिए उसको वर्टिकल स्ट्रेट लाइन रखा M। MS लिखा है ना, वो जो MS लिखा है MS1 नहीं, बराबर नहीं, तो सप्लाई ऑफ मनी M रखना है। और डिमांड का जो कर्व है वो तुम्हारा M जो लिखा है ना, वो पूरा डिमांड का कर्व है। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं E पॉइंट के ऊपर। E इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो जाते हैं। अब समझो, अब समझो कि मॉनेटरी अथॉरिटी चेंज करती है सप्लाई को, और मनी सप्लाई को बढ़ाती है, और बढ़ा के उसको राइट साइड पे शिफ्ट करेगी M1 के ऊपर।
तो जो M1 MS1 है वो तुम्हारा नया इक्विलिब्रियम डिसाइड करेगा, वो तुम्हारा नया इक्विलिब्रियम। याद रखो, नया इक्विलिब्रियम जब भी तुम ड्रॉ करो ने, तो यहाँ पे जो स्लांटिंग दिख रहा है ना, ध्यान देना इस पे, ये स्ट्रेट लाइन से पहले आपको ड्रॉ करना है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, उससे पहले आपको ड्रॉ करना है। जहां जहां पे कर्व नीचे की तरफ जा रहा है, वहां पे ये स्ट्रेट लाइन आपको बनाने की, ये ऊपर की जो स्ट्रेट लाइन है वो वहां पे आपको बनाने की, बराबर ने। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जहां पे है ना, यानी अगर तुमने गलती से इसको यहां लिख दिया तो तुम्हारा डायग्राम रॉन्ग है। जहां लिक्विडिटी ट्रैप आता है ना, वहां तुमने अगर लिख दिया तो तुम्हारा डायग्राम रॉन्ग है। लिक्विडिटी ट्रैप से पहले ही आपको लिखना है, जहां पे एकदम कम होना शुरू हो जाता है ना, वहां पे आपको इसको ड्रॉ करना है, इस लाइन पे आपको ड्रॉ करना है बराबर, जहां पे इसको लिखा है वहां पे, इसके आगे पीछे कहीं पे भी नहीं। तभी आप इक्विलिब्रियम को बराबर से बता पाओगे। तो यहाँ पे पता क्या चला कि सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, सब कुछ मनी की सप्लाई पे डिपेंड करता है और डिमांड पे डिपेंड करता है, बराबर ने। तो ये प्योरली हमारे लिए क्या हो गया, मॉनेटरी फेनोमेनन हो गया। ये एक्सप्लेन किया तुमने इस डायग्राम के जरिए से, राइट। अब ये वाली जो थियरी है दोनों कनेक्शन में, ये अभी जो अपने करेंगे ना वो क्लासिकल थियरी ऑफ इंटरेस्ट। क्लासिकल यानी सबसे पहली, सबसे पुराने इकोनॉमी से जो ढूंढी हो उसको क्लासिकल बोलेंगे। द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर ऑलवेज इक्वल। अब सेविंग करने वाला कौन है और इन्वेस्टमेंट करने वाला कौन है? क्रिटिकली रिव्यू द स्टेटमेंट, इंटरेस्ट इज द रिवॉर्ड फॉर सेविंग और इंटरेस्ट इज द रियल फिनोमेनन। एक्सप्लेन। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, it is the interest rate which brings the equality between demand and supply of savings. Underline करो, supply of saving यानी investable funds. The rate of interest in the market depends upon two factor, एक supply of saving और दूसरी demand of saving. अब supply of saving कौन करेगा? तो अंडरलाइन करो, इनकम अर्नर्स, इनकम कमाने वाले। जब इनकम को कमाने वाले अपनी करंट इनकम का पूरा स्पेंड नहीं करते, यानी टोटल इनकम में से कंजम्पशन पूरा नहीं कर देते, कुछ बचाते हैं, तो यहाँ पे इनकम अर्नर्स ने सेविंग की सप्लाई की ऐसा माना जाएगा, बराबर ना। व्हेन इनकम अर्नर्स डू द सेविंग, तो वो क्या करेंगे, दे सेक्रीफाइस प्रेजेंट कंजम्पशन, अंडरलाइन करो, फॉर फ्यूचर कंजम्पशन। अभी मैं कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ लेकिन पैसा मेरा है, तो फ्यूचर में तो कंज्यूम करूंगा ना मैं, पर अभी को मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, अभी उसको छोड़ रहा हूँ मैं कंजम्पशन को। सो सेविंग इन्वॉल्व्स सेक्रीफाइस या तो एब्सटिनेंस, एब्सटिनेंस मतलब दूर रहना। सच सेक्रीफाइस क्रिएट्स डिसयूटिलिटी, इससे होता क्या है, डिसयूटिलिटी क्रिएट होना, इसका मतलब डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट होना। तो फिर वो लोग क्या चाहेंगे कि मैं अपना पैसा किसी को दे रहा हूँ सेविंग करके, तो मुझे कुछ सामने मिलना चाहिए ना। तो इसलिए इनकम अर्नर्स एक्सपेक्ट रिवॉर्ड फॉर सेविंग, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, उसी को अपने क्या बोलेंगे, रिवॉर्ड फॉर सेविंग बोलेंगे। बात समझ में आई? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों मिलता है, क्योंकि तुमने सेविंग्स किया इसलिए मिलता है, बराबर ने। अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है सेविंग्स के लिए, जब सेविंग्स करने के लिए हम बैंक में तो बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां हम इन्वेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपना सेक्रीफाइस करते हैं अभी का कंजम्पशन फ्यूचर के लिए। तो जब भी फ्यूचर में पैसे मिलेंगे तो ज्यादा मिलेंगे तो ही ना। यहाँ पे एस जो लिखा है वो सप्लाई ऑफ सेविंग है, और आई जो है वो तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ऊपर जो फंक्शन लिखा है एस इज इक्वल टू एफ आई लिखा है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। व्हेन सेविंग इंक्रीज, so income earners are prepared to save more at higher rate of interest than what they do at given rate. जब सेविंग बढ़ती है तो इनकम अर्नर्स क्या चाहते हैं कि ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेव मोर ओनली एट हायर। मैं सेविंग क्यों बढ़ाऊंगा, मुझे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले तो ही ना। मैं कंजम्पशन छोड़ रहा हूँ, समझो, मैं अभी अपने खर्चे कम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सेविंग ज्यादा करना है, पर सेविंग ज्यादा करने के लिए मैं कब एनकरेज होता हूँ, जब मुझे सामने से रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा तो। Therefore, there is underline करो पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सप्लाई ऑफ सेविंग। इन दोनों के बीच में कैसी रिलेशनशिप, पॉजिटिव है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो इसीलिए जो सप्लाई का तुमने देखा यहाँ पे वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, राइट। एट OR1
rate of interest. The supply of saving is OS1 और at OR2 rate of interest. The supply of saving is OS2, यानी ज्यादा rate of interest पे ज्यादा supply. Simple. अब next, demand for saving. The demand for saving are determined by entrepreneur. अंडरलाइन करो, ये कौन डिमांड करेंगे? एंटरप्रेन्योर्स डिमांड करेंगे. अब एंटरप्रेन्योर डिमांड क्यों करेंगे? क्योंकि उनको सेविंग का पैसा यूज करना अपने बिजनेस में. When they use the saving of their business in their business, it becomes capital. वो हो जाता है तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट. तो ये कैपिटल हमेशा प्रोडक्टिव होती है. प्रोडक्टिव का मतलब इसमें से कुछ कमाया जाता है. Therefore, productivity of capital becomes the basis for demand for savings. अब एक सीधा सीधा सिंपल लॉजिक है कि मैं अगर किसी के पास से पैसे उधार लेता हूँ, मुझे उसे 10% देने हैं रिटर्न, बराबर. तो अगर मेरे बिजनेस में से मुझे 10% से ज्यादा मिलेगा तो ही तो मैं रिटर्न दे पाऊंगा. ये प्रोडक्टिविटी है कैपिटल की. जितना रिटर्न मिलता है ना वो तुमको देने वाले पैसे से ज्यादा होना चाहिए. जब एंटरप्रेन्योर्स डिमांड करेंगे सेविंग्स की फ्रॉम इनकम अर्नर्स, दे हैव टू पे इंटरेस्ट टू द इनकम अर्नर्स, यानी वो इंटरेस्ट रेट पे करेंगे. सो इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड बाय द एंटरप्रेन्योर्स टू इनकम अर्नर्स फॉर यूज ऑफ सेविंग. सेविंग को यूज करने के लिए जो भी पैसा हम देते हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपने लिए. While demanding the savings, entrepreneurs compare rate of interest with productivity. जो अभी मैंने बोला कि अगर 10% मुझे देना है, उसके सामने मुझे 12% मिलता है तो 2% मेरा फायदा है, तो मैं डिमांड ज्यादा करूंगा, बराबर कि नहीं. अब यहाँ पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा ना तो मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी. डिफरेंस कम हो गया ना, सीधी बात है. देखो मैं 10% दे रहा हूँ, उसके सामने मेरा 12% रिटर्न है. पर अगर 10% से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होकर 8% हो जाए तो मेरा रिटर्न तो अभी भी 12% रहेगा. तो मेरी गैप बढ़ गई नहीं 4% की, 2% से 4% हो गई. तो इसका मतलब मैं फायदे में हूँ, तो मैं ज्यादा डिमांड करूंगा, पैसे और चाहिए मुझे, बराबर है. तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है. क्या लिखा गया है याद रखो कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा ना तो डिमांड बढ़ेगी. इसलिए इसका कर्व किस तरफ जाता है? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड फॉलिंग. While demanding the savings, entrepreneurs compare rate of interest with productivity of capital to decide whether to borrow or not. It will be profitable to borrow when marginal productivity of capital, यानी MPC, यही प्रोडक्टिविटी बोला जाता है, एडिशनल इनकम मिलने वाली जो है ना वो ज्यादा है इंटरेस्ट रेट से. तो फिर हम क्या करेंगे? या तो एटलीस्ट इक्वल हो तो भी चलेगा, दोनों इक्वल. 8% के सामने 8% मिलेगा तो भी चलेगा, बराबर है. पर कम नहीं मिलना चाहिए. अगर 8% में दे रहा हूँ किसी को, उसके सामने मुझे खाली 6% रिटर्न मिलता है तो बेवकूफी है ये. When more saving is borrowed and more capital goods are produced, तो marginal productivity of capital diminish होती है. So entrepreneurs are prepared to demand more savings only at lower rate of interest. अंडरलाइन करो इसको, यानी आप डिमांड बढ़ाओगे लेकिन कब? जब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तभी. Therefore यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप जो मैं समझा रहा था आपको वही. और इसका डिमांड कर्व कैसा आएगा? डाउनवर्ड फॉलिंग, ऑर्डिनरी डिमांड कर्व की तरह से, राइट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो OI2, OR1 के वक्त डिमांड फॉर सेविंग कितनी है? OI2. आई क्यों लिखा है? क्योंकि एक तरह से इन्वेस्टमेंट है ना, इसलिए. और OR2 रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर द डिमांड फॉर सेविंग इज OI1, बराबर है. अब डिटर्मिनेशन, ये सबसे सिंपल. ये दो डायग्राम जो हमने ड्रॉ किए, ये दोनों डायग्राम को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर देना है. तो जहां पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल हो जाएंगे वही तुम्हारा इक्विलिब्रियम है. याद रखो कैपिटल मार्केट में इक्विलिब्रियम कब एस्टैब्लिश होगा? जब सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, वह कैपिटल मार्केट है. एक्चुअली डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होती है ना, वो प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम है. डिमांड, तुमने सारे इक्विलिब्रियम सीखे, तुमको पता है. पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई सीखा, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बराबर. फिर उसके बाद में फैक्टर मार्केट यानी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम. फिर तीसरा तुमने ये देखा कैपिटल मार्केट, बराबर. अब फैक्टर मार्केट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में वेजिस अपने देखते थे. क्या देखते थे? वेजिस सेकंड यूनिट, आई थिंक सेकंड यूनिट के अंदर है वो. वेजिस और एम्प्लॉयमेंट, उसके बीच में इक्विलिब्रियम जब आता है वो फैक्टर मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम है. तीसरा इक्विलिब्रियम तुमने क्या देखा?
एस इज इक्वल टू आई, यानी कैपिटल मार्केट का इक्विलिब्रियम। अब आप इन तीनों इक्विलिब्रियम को मिला के एक नया इक्विलिब्रियम, जिसको अपने जनरल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, याद रखो तीनों तीन चीजें जब इक्विलिब्रियम में हो ने, प्रोडक्ट मार्केट, फैक्टर मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ये तीनों मार्केट इक्विलिब्रियम में हो ने, तो इसका मतलब आपकी इकोनॉमी में जनरल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। लेकिन इन तीन में से कोई भी एक इक्विलिब्रियम में ना हो तो हम ऐसा मानते हैं कि दिस इज पार्शियल इक्विलिब्रियम। ये एपिटोम सबसे ऊपर का लेवल इकोनॉमिक्स का यहां तक तुमको पहुंचाया है। सिलेबस में ग्रेजुअली तुमको इंक्रीज करते करते यहां तक पहुंचा है। पहले सेमिस्टर के अंदर तुमने फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स सीखा, डिमांड सप्लाई सब आ गया उसके अंदर, फैक्टर मार्केट वो सब इसके अंदर आ गया। सेकंड में तुमने क्या देखा, सेकंड सेमेस्टर के अंदर तुमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट किया। उसमें सबसे पहले क्या था तुम्हारा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इसमें अपने इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, बराबर। उसके बाद में दूसरे में तुमने सीखा था, दूसरे में तुमने प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम उसी में। उसके बाद में मार्केट इक्विलिब्रियम, बराबर, मार्केट में पूरा इक्विलिब्रियम कैसे आएगा वो भी तुमने उसके अंदर सीखा। फिर उसके बाद में तुमने चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस डिसाइड होते हुए देखी कि प्रॉफिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये सब कैसे डिसाइड होते हो। ये सब माइक्रो लेवल पे था, इंडिविजुअल लेवल पे। लेकिन ये सेमेस्टर जैसे स्टार्ट हुआ तुमने शुरुआत से क्या सीखना शुरू किया, सब मैक्रो लेवल का शुरू कर दे। और मैक्रो लेवल में तुमने सबसे पहले फैक्टर मार्केट का इक्विलिब्रियम देखा, अभी तुम लेबर मार्केट सॉरी कैपिटल मार्केट का इक्विलिब्रियम देख रहे हो। और जो इसके बाद वाला फोर्थ यूनिट है ना, उसके अंदर तुम कंप्लीट जनरल इक्विलिब्रियम तक पहुंचोगे। यानी पूरा स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस के अंदर तुम्हारा सिलेबस जाता है। अब जो फोर्थ आएगा ना, सेम उसके अंदर आएगा तुम्हारा मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, यानी आरबीआई और आरबीआई से जुड़े हुए सारी चीजें, पूरी इकोनॉमी को मनी कैसे चलाता है वो अपने फोर्थ में सीखेंगे। देन कम्स इंटरनेशनल। देखो, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, इवन इफ देर इज इनइक्वालिटी बिटवीन एस एंड आई, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ऊपर देखो, जब OR2 लेवल था, ठीक है, OR2 लेवल, OR2 रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तब ए और बी गैप थी। यानी तुम्हारा सेविंग्स ज्यादा है लेकिन उसके सामने इन्वेस्टमेंट कम है, बराबर। इन्वेस्टमेंट खाली ए लेवल पे है जबकि सेविंग्स बी लेवल के ऊपर है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बात समझो। तुम सेविंग भले ज्यादा करो लेकिन सामने कोई मांगता तो है नहीं, क्योंकि सामने वालों को महंगा पड़ता है। ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब एमईसी कम, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम, प्रोडक्टिविटी कम, इसलिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना पड़ेगा। और कम करके तुम कौन सी जगह पे आ जाओगे, OR के ऊपर आ जाओगे वापस, जहां दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर समझो OR1 है तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वहां पे डिमांड करने वाले ज्यादा है लेकिन सप्लाई करने वाले कम है, सी और डी की गैप है। सी सप्लाई करने वाले हैं, वो मना कर देंगे हम सेविंग्स नहीं करेंगे, पर सामने वाले डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे है तो डिमांड तो ज्यादा करेंगे वो लोग। लेकिन सेव करने वाले मना कर देंगे इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट में सेविंग्स नहीं करेंगे। सो अल्टीमेटली होगा क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा मार्केट के अंदर। जब बढ़ेगा तो वापस वो आर के ऊपर सेट हो जाएगा और उसके बाद में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, राइट। यही चीज यहाँ पे बताया गया। इसको क्या बोलते हैं, दिस थियरी इज आल्सो नोन एज, डायग्राम के नीचे लिखा है देखो, रियल फैक्टर्स थियरी, बिकॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय टू रियल फैक्टर्स, जिसको अपने क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो रियल मार्केट में होता है, और थ्रिफ्टनेस, थ्रिफ्टीनेस ऑफ द कम्युनिटी, थ्रिफ्टीनेस यानी करकसर, बचत जिसको बोलते हैं, सेविंग्स। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट लास्ट है ये, फिर खत्म। देखो, क्रिटिसिज्म यानी केन्स ऑब्जेक्शंस टू क्लासिकल थियरी ऑफ इंटरेस्ट सेज लॉ, राइट। केन्स ने सबसे पहली बात ये बताया कि ये थियरी इनडिटर्मिनेट है, क्लासिकल है मतलब पुरानी। तो इसने ये बताया कि ये थियरी बेकार है, डिसाइड नहीं कर पाती व्हाट डिटरमाइंस द रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि सेविंग इज नॉट इंटरेस्ट इलास्टिक। हर कोई इंटरेस्ट को देख के सेविंग्स नहीं करता, कुछ लोग वैसे ही सेविंग्स करते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट लोअर भी होगा ना तो भी रिच पीपल जिनके पास पैसा ज्यादा है वो सेविंग्स करेंगे, खर्च कहाँ करेंगे, तो सेविंग्स तो करना ही पड़ेगा उनको। तो अगर कम भी है तो भी ये करना पड़ता है, बराबर। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम हो तो भी ये सेविंग्स करना पड़ता है। नेक्स्ट,
investment is not interest elastic. According to classical economists, the investment depends upon the rate of interest. Investment किस पे depend करता है? Rate of interest पे depend करता है. According to Keynes, investment depends upon marginal efficiency of capital in relation to rate of interest. It means even if the interest rate is higher, but if MEC is still higher, then investment will increase. अगर तुमको समझो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 10% है, लेकिन तुमको जिस बिजनेस के अंदर तुम इन्वेस्ट करते हो ना, उसमें से तुमको 30% रिटर्न मिल रहा है, तो अगर 20% भी हो जाएगा ना, तो भी तुम इन्वेस्ट तो करोगे, क्योंकि अभी भी तुम्हारी गैप ज्यादा है, बराबर ना? तो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर भी इन्वेस्ट करने वाले हैं, लेकिन कब? जब उनको MEC ज्यादा मिलता हो तो. सेविंग इन इन्वेस्टमेंट आर नॉट ऑलवेज इक्वल. कारण, क्योंकि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल करते हैं. वही लाइन, तीसरी लाइन लिखिए, देखो, वही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें. बाकी सब तो है ने वैसे के वैसा गोल गोल घुमाया. तो सेविंग इज डन बाय इनकम अर्नर्स और इन्वेस्टमेंट एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, और दोनों के मोटिव अलग अलग है, दोनों के मकसद अलग अलग है. सेविंग्स करने वाले का मोटिव अलग है, और जो इनकम एंटरप्रेन्योर्स है उनका अलग है. और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर रिलेटेड विथ ईच अदर. According to Keynes, the investment increases due to innovations or inventions of new technology or product or sources. These will increase the income. According to Keynes, income is a function of investment. Y is equal to Fi. When income increases, the saving will also rise. Income बढ़ेगी तो savings भी बढ़ेगी. So there is change in investment and saving at the same time. तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं भी हुआ ना, तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है. बात समझो तुम, मैं क्या बता रहा हूँ. इसके अंदर क्या बोला गया है? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर रिलेटेड विद ईच अदर. तो कई बार दोनों है ना एक दूसरे के इक्वल नहीं भी होते, क्योंकि सेविंग्स करने वाले बढ़ते जाते हैं. इनकम बढ़ेगी तो सेविंग्स करने वाले बढ़ेंगे, लेकिन उसके सामने इन्वेस्टमेंट करने वाले ना भी हो सेम. From the above objection, it can be concluded that saving and investment may not be equal. Therefore, the Say's law of market may not be applicable in the money using economy. यानी मनी यूजिंग इकोनॉमी में ये नहीं चलती, बार्टर इकोनॉमी में चल जाता है ये, राइट. अब इसमें जो टॉपिक 2 है ना, वो फिजिकली समझा, मैं इसको रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा.